शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त देश तक का है, जिसमें हम आपको देश के हर बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों से रूबरू कराएंगे। इन खबरों में कश्मीर में मारे गए हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के आतंकी कुंडली होगी। दिल्ली में पैरा मिलिट्री फोर्स में कोरोना वायरस की घुसपैठ की खबर होगी। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का फंदा अब और करीब आ चुका है। और देश तक में जाते जाते हम आपको बिहार के मैदानी इलाके से हिमाचल के साक्षात दर्शन भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आतंकी कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे की खबर के साथ। आज की ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका तारुफ आपसे करवाएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आई है जम्मू कश्मीर से, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। घंटों तक चले मुठभेड़ के बाद आतंकी कमांडर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हम आपको यह भी बता दें कि नाइकू के ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम भी था। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू की आंखों में जितनी क्रूरता दिखती थी, वो उससे भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक था। लेकिन आतंकी आकाओं को ढेर करना हिंदुस्तान को बखूबी आता है। जी हां, रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, वो भी उसके ही इलाके में, अवंतीपुरा के बेगपुरा में। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू कश्मीर घाटी में मोस्ट वांटेड आतंकी था। पिछले कई घंटों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने उसके शरीर में इतना गोला बारूद भर दिया कि उसकी सांसों के लिए कोई जगह बाकी नहीं बची। नाइकू के खात्मे से हिंदुस्तान और उन तमाम परिवारों का बदला भी पूरा हुआ जिन्हें रियाज और हिजबुल ने गहरे जख्म दिए थे। पूरे इलाके की इस घेराबंदी में सुरक्षा के उच्च अधिकारी और बड़े बड़े अफसर शामिल हुए और आज करीब 1 बजे उस घर को ढहाया गया जिसमें रियाज नाइकू छुपा था और उनका एक साथी था। दोनों शव बरामद हुए हैं। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि उसके सिर पर 12 लाख का इनाम था। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी के खात्मे के बाद नाइकू ने ही घाटी में हिजबुल की कमान संभाली थी। आतंकवादी बनने से पहले रियाज एक स्कूल में गणित का टीचर था जिसे पेंटिंग भी पसंद थी। लेकिन महज 33 साल की उम्र में उसने अमन का रास्ता छोड़कर आतंक के सफर पर चलने का फैसला कर लिया। Anyone who picks the gun against the India will be neutralized. This will be the message to all others. आने वाले समय में जो गर्मी का ये मौसम अभी शुरू ही हुआ है, कश्मीर वैली के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स और जो वहाँ की हालात हैं थोड़े और अधिक बिगड़ने के। हिजबुल के मोस्ट वांटेड नाइकू की मौत से पिछले 2-3 दिनों में कश्मीर घाटी में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर और जवानों की शहादत के साथ भी इंसाफ हुआ है। संदेश भी साफ है, जब जब आतंक का फन उठेगा उसे यूं ही कुचल दिया जाएगा। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उधर आतंकी कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के गाजीपुर में कुपवाड़ा हमले में शहीद अश्विनी कुमार को आखिरी विदाई दी गई। अंतिम विदाई में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शहीद अश्विनी कुमार यादव को आखिरी विदाई देने के लिए दूर दूर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच उन्हें आखिरी विदाई दी गई। इस विदाई के दौरान हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन शहीद का ये बलिदान याद रखेगा हमेशा हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हुए बात अब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की कर लेते हैं। देश में कोरोना का मीटर तेजी से घूमने लगा है। करीब 50,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,694 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 2,958 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 33,514 जैसा कि आंकड़ा बड़ा हमने आपके सामने रखा। 1,694 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये चिंता का सबब सभी के लिए। देश भर में कोरोना के अब तक 49,391 मामले, जबकि 14,183 लोगों को ठीक किए जाने में भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
इन सब के बीच लगातार अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से कोरोना के मद्देनजर अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन राज्यों का क्या हाल है, चलिए उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि राज्यों के लिए स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब अभी भी लगातार महाराष्ट्र के लिए अलग अलग आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है और परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा एक एक करके ये आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए 15,525 महाराष्ट्र से अब तक कुल संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 616 लोगों की जान गई है। बड़ी स्क्रीन पे मैं चाहूंगी कि ये पूरे आंकड़े दिए जाए। गुजरात में 6,245 अब तक संक्रमण के मामले आए हैं। 368 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ता हुआ आंकड़ा यहां की सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तमिलनाडु में 4,058 मरीज हैं, 33 लोगों की जान गई है। राजस्थान में 3,158 मरीज, 89 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 3,049 मरीज हैं, 176 लोगों की जान मध्य प्रदेश में जा चुकी है। और वहां पर भी कई ऐसे अलग अलग शहर हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं इन अलग अलग राज्यों के लिए। यूपी में 2,880 मरीज, 56 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 1,717 मरीज, 36 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। राज्य में फैलता हुआ संक्रमण ये बता रहा है, और कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर बढ़ते हुए आंकड़े बाकी राज्यों के लिए भी परेशानी, मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, कंट्रोल इस पर कैसे किया जाए। और अब आगे बढ़ते हुए आपको हम एक और आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें कोरोना की असल चाल और नीति आयोग के 23 अप्रैल के आकलन में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। ये देखिए 23 अप्रैल की नीति आयोग की जो संभावना थी वो आंकड़ा आपके सामने है। हर रोज नए मामले कैसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दरअसल संभावना ये जताई गई थी कि 16 मई तक कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम इन आंकड़ों के जरिए अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। और इस संभावना से आगे अब स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए मामले हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब इस वक्त बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आपने देखी, बेहतरी की तरफ कम से कम हिंदुस्तान यहां से जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी खबर इन सब के बीच यही है कि बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनको ठीक किए जाने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है, और इसी के साथ उम्मीदें यहां से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन एक तरफ कोरोना का संक्रमण अब देश में 50,000 के करीब पहुंच चुका है। सबसे पहले हमने आपको ये जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ अभी भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब की खुली दुकानों में लोगों के गैर जिम्मेदार हरकत साफ साफ नजर आ रहे हैं। सरकार बोल रही है दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद लोगों में ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदने की होड़ सी मची हुई है। इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है। सर हमने गिफ्ट देना है किसी को। कई जगह नंबर ही ना आया, क्या करे, वापस चला गया। पुलिस वाला डंडा मारा, अपाहिज आदमी के डंडा मारेगा तो क्या होगा। कमाल का नजारा है। शराब के लिए गजब की बौखलाहट। हर किसी की एक ही तमन्ना, किसी तरह एक बोतल हाथ लग जाए। काहे का कोरोना, कौन सा वायरस, किसी को बीमारी की रत्ती भर भी फिक्र नहीं। बस कुछ भी करके नशे की तलब पूरी हो जाए। नियम टूटे तो पुलिस ने लठ बजाए, लेकिन लाठी डंडे खाकर भी भीड़ बोतल लिए बिना घर जाने को तैयार नहीं दिखी। 70% ज्यादा दाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिल्ली के पॉश इलाके गोल मार्केट में खरीदारों की इतनी लंबी भीड़ खड़ी हो गई कि आनन फानन में आईटीबीपी के जवानों को उतारना पड़ गया। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आईटीबीपी बुलानी पड़ गई है। जी हाँ, शराब के ठेके के बाहर दिल्ली में आईटीबीपी लग गई है बंदोबस्त में। लेकिन तस्वीर दरअसल ये है कि पुलिस इस बंदोबस्त में लगी है कि जैसे दूसरी जगहों पर कई सारी खबरें आई अव्यवस्था की, वो न फैले। शहर शहर का एक ही हाल है। शराब की दुकान पर लोगों की भारी भीड़ है। कहीं कायदे से लोग लाइन में हैं, तो कहीं ऐसी बेकरारी है कि सब पर भारी पड़ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के झील इलाके में मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है। पालन कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब खरीदने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। गुरुग्राम में दुकानें खुली तो दुकानों की लाइन में भारी संख्या में महिलाएं भी दिखी। मुंबई में शराब की दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे तो बीएमसी ने फैसला लेने में देरी नहीं की। तुरंत शराब की दुकानों को फिर से बंद कर दिया गया।
उधर उत्तर प्रदेश ने शराब की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। ये बढ़ोतरी 10 से 30 रुपए हुई तो देसी शराब 5 रुपए तक महंगा बिकेगा। यूपी के आजमगढ़ में तो प्रशासन ने शराब खरीदने का कोटा ही तय कर दिया। शराब से सरकार का राजस्व बढ़ता है, लिहाजा दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शराब खरीदने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? कहीं शौक पूरा करने के चक्कर में वायरस के चपेट में ना आ जाए। आज तक ब्यूरो। बोतल की किस कदर फिक्र है और वायरस से बेफिक्र ये तस्वीरें आपने देखी जो हैरान और परेशान करने वाली हैं। पीने की इतनी भी क्या जल्दबाजी कि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन करते हुए आप नजर आए, अपने साथ अपने परिवार को भी आप जिसके ऊपर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बात आज की एक और बड़ी खबर की करें तो पैरा मिलिट्री में कोरोना की घुसपैठ बढ़ती जा रही है जो चिंता का सबब बनी हुई है। अब तक कुल 378 जवान और अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आज गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में तैनात 2 सीआरपीएफ जवान पॉजिटिव निकले। वहीं सीआरपीएफ के 155 जवान अब तक संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के एक जवान की आज कोरोना से मौत हो गई है। वायरस का बढ़ता संक्रमण पैरामिलिट्री फोर्स को भी अब अपनी जद में लिए जा रहा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी के अब तक 378 जवान कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दिल्ली सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को आज खोल दिया गया, लेकिन जवानों में संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 155 जवान वायरस से संक्रमित हुए हैं। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान आज पॉजिटिव पाए गए। आनंद फानन में गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम नंबर 1 बंद कर दिया गया। बीएसएफ की बात करें तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के हेडक्वार्टर में हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बीएसएफ के कांस्टेबल के संपर्क में आए जवानों और अधिकारियों को क्वारंटाइन किया गया है। बीएसएफ में अब तक 154 कुल मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। बीएसएफ में भी इस तरीके के मामले सामने आ गए हैं। 85 मामले नए आए हैं बीएसएफ में। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बीएसएफ में 154 हो गई है। सीआरपीएफ में कुछ इसी तरीके से 155 मामले संक्रमितों के आ चुके हैं, जिसकी वजह से सीआरपीएफ मुख्यालय को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। आईटीबीपी में कोरोना से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। अब तक आईटीबीपी में 45 कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें से 43 कर्मी दिल्ली के टिगरी कैंप में तैनात थे। कई जवानों के रिपोर्ट का इंतजार है। सीआईएसएफ में अब तक 11 कोरोना के केस आए हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में कोरोना के अब तक 13 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली पुलिस में संक्रमण का चक्र लगातार बढ़ रहा है। आज एक पुलिसकर्मी की कोरोना से लड़ते हुए मौत हो गई। 54 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हैं। कोरोना योद्धाओं का इस तरह से कोरोना पॉजिटिव आना और अब एक पुलिसकर्मी का मौत हो जाना जाहिर सी बात है चिंता का विषय है। कोरोना से लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के संक्रमण का शिकार होना बड़े खतरे की आहट है। हर हाल में कोरोना वॉरियर्स में फैलते संक्रमण का काट निकालना होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एएमसी कमिश्नर ने बड़ा फैसला किया है। अहमदाबाद में आज रात 12 बजे से सभी तरह की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। राशन, सब्जी और फल की दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दूध और दवाई की दुकानों को ही रियायत दी गई है। आपको बता दें कि समूचे गुजरात में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं अहमदाबाद से। इसी वजह से दूध और दवाई को छोड़कर सभी तरह की दुकानों जैसे फल, सब्जी, राशन, इन तमाम दुकानों को 15 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि स्थिति जो खराब हो रही है, खतरनाक हो रही है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। आधी रात से ये फैसला लागू भी हो जाएगा, जिसके मद्देनजर अहमदाबाद प्रशासन की ओर से यह बहुत बड़ा फैसला। और वहीं कोरोना देश के बड़े शहरों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जैसे आज तक आपको लगातार जानकारी दे रहा है, राजधानी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। कोरोना वायरस देश के बड़े शहरों में बड़ा अटैक कर रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद
कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, जहां धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 205 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 5100 के पार पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली ने कई इलाकों में लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया है। रेवेन्यू को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानें भी खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद अब कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,500 से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई में हर घंटे कोरोना के करीब 22 मरीज बढ़ रहे हैं, जबकि अब तक धारावी में 650 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं है। बीएमसी के ऑफिशियल्स है, उनका कहना है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो मुंबई में दिखाई नहीं दे रहा और लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो 5 स्टैंड अलोन शॉप्स को भी जो खोलने की बात थी नॉन एसेंशियल सर्विसेज की, उनको भी अब बंद रखा जाएगा। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए कल्याण डोंबिवली नगरपालिका ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों की आवाजाही पर 8 मई से बैन लगाने का फैसला किया है। नवी मुंबई महानगरपालिका पहले ही आवाजाही पर रोक लगा चुकी है। गुजरात में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और सबसे ज्यादा निशाना अहमदाबाद को बनाया है, जहां 24 घंटे में 345 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 39 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। वहीं अब तक 4,500 से ज्यादा लोग शहर में संक्रमित हो चुके हैं। अहमदाबाद में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज हाई लेवल मीटिंग की गई। वहीं केंद्र सरकार महाराष्ट्र और गुजरात के हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र भारत के उन प्रांतों में से एक है जो हम सबके लिए भी थोड़ा सा ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। हमें उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे जिले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़े शहरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जहां पर कोरोना पर कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। उधर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में जोरदार सियासी खींचतान के बीच कोरोना का संक्रमण सूबे में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स ने अब ममता सरकार के सामने बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर खत लिखा है। कोरोना का संक्रमण और उसका बढ़ता दायरा बड़ी चुनौती है उन राज्यों में जहां पहले संक्रमण के शिकार कुछ ही लोग थे, लेकिन अब वहां मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल भी एक है। अब तक बंगाल में 1344 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 140 की वायरस ने जान ले ली है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि इनमें से 70 की मौत कोरोना से नहीं हुई है। सूबे में कोरोना का संक्रमण 2 दिनों में तेजी से बढ़ा। यही वजह है कि कोरोना वॉरियर्स ने चिंता जाहिर की है। But the commandant of that biggest fight of pandemic must be led by a senior health officer. And moreover, you know, there is a multiple cases of collateral damage. संक्रमण के भीषण खतरे के बीच राज्यों और केंद्र सरकार एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राज्यपाल इस सियासी जंग में खुद कूद पड़े हैं। दोनों ही खेमा हर रोज एक दूसरे पर नए नए आरोप लगाते दिखते हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 4 पन्नों की चिट्ठी भेजी, जिसमें पश्चिम बंगाल को पुलिस स्टेट में बदलने और सूबे में कालाबाजारी को रोकने में नाकाम रहने के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया है। अब गृह मंत्रालय ने ममता पर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से आने वाले सामानों की सप्लाई रोकने का भी आरोप लगा दिया है। सीमाएं बंद होने से बड़ी संख्या में ट्रक जरूरी सामान के साथ बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। केंद्र के आरोपों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 2 टूक पलटवार किया।
ममता का दावा है कि उन्हें केंद्र से राशन नहीं, सिर्फ भाषण मिला, यानी कोरोना से जंग में मदद के नाम पर कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार ये दरख्वास्त की कि जितना संभव हो सके बंगाल को स्पेशल पैकेज दिया जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऋण बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ अब लोगों को सैलरी देना भी मुश्किल हो रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार केंद्र बनाम सरकार की इस लड़ाई में आम जनता इस पैकेज से क्यों वंचित रहे। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। सियासी रस्साकशी में सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई होता है तो वो आम लोग ही हैं। वहीं देश के मजदूरों की घर वापसी जारी है, लेकिन अभी भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लंबी कतारें, कई जगहों पर मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों के जाने से व्यापारियों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। घर जाने की उम्मीद ने सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां पैदल तय करने की हिम्मत दी। कंधे पर बच्चे और परिवार का साथ और निकल पड़े बड़े बड़े शहरों की ओर। मजदूरों के पलायन के जख्मों पर सरकार ने मरहम लगाया और ट्रेन और बस की सेवा को हरी झंडी दी, लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो आज भी घर जाने की आस में भटक रहे हैं। अभी तो हमारी मांग है सर कि हमारे को घर भेजाने का मांग की, अभी तो कोई बात भी नहीं हुआ। अभी तो कलेक्टर साहब ने बोला भी नहीं हमारे को कुछ भी। हम घर जाएंगे सर। सरकार तो अपना लॉकडाउन बढ़ाती रहेगी, इधर गरीबों का क्या होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा उनको। घर पे भी उनकी माँ है अकेली बच्चों की। एक और मजदूरों का पलायन शुरू हुआ तो टेंशन व्यापारियों की भी बढ़ गई। आखिर सरकार अगर लॉकडाउन में रियायत भी देती है तो बिना मजदूरों के कैसे होगा काम, कैसे चलेंगी फैक्ट्रियां। यही वजह है कि कई व्यापारी संगठन मजदूरों को वापस न भेजने की गुहार लगा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में देखिए लॉकडाउन 3 को कितने दिन हो गए, हम डे टू डे प्रयत्न कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री चालू हो जाए, लेकिन अभी आप देखिए हमारी फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेबर को समझा रहे हैं और उनको समझा के कह रहे हैं कि आप जब भी फ्री होंगे, जब आपका लॉकडाउन सारा भारत में खत्म हो जाएगा, स्मूथली जब आना जाना हो जाएगा, उस टाइम पे हम आपको भेजेंगे। जिस रोजी रोटी की तलाश में ये मजदूर अपने घरों को छोड़कर शहर आए थे, बुरे वक्त में घर की याद सताने लगी है और शहरों से ऐसी तौबा की कि दोबारा आना ही नहीं चाहते। बड़े बड़े शहरों से मजदूर घर को निकल चुके हैं, लेकिन ये पलायन जिंदगी पटरी पर कब लाएगा, ये चुनौती मजदूर और व्यापारी दोनों के सामने है। आज तक ब्यूरो। उधर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने को आर्थिक देशद्रोह करार दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सारी दुनिया ऐसे नाजुक घड़ी में जनता की जेब में पैसे डाल रही है और हमारी सरकार जनता की जेबें काट रही है। भारत सरकार एक तरफ तो लाखों करोड़ की वसूली कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और उसके आर्थिक संकट से लड़ने के लिए प्रांतों को पैसा नहीं दे रही। ये अपने आप में अमानवीय भी है और केंद्रीय भाजपा सरकार की निर्दयता भी। मोदी जी से हम यही कहेंगे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। इंसानों के लॉकडाउन में प्रकृति का रूप वहीं निखरने लगा है। एक तरफ सियासत जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, लॉकडाउन में लोग घरों में बंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति का रूप देखिए। गंगा का पानी स्वच्छ और निर्मल हो चुका है तो यमुना भी साफ सुथरी कलकल बहने लगी है। पहाड़ों और वादियों का भी सौंदर्य दमकने लगा, यहां तक कि उनकी चमक का दीदार सैकड़ों मील दूर से भी किया जा सकता है। बिहार के सीतामढ़ी से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमालय की चोटियां दिखने लगी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह खबर देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों ने किस हद तक पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया था और प्रकृति अब खुद को समेटने में कैसे लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।